नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन के ऑनलाइन मंच पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं लेकर आया हूं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 32 प्रश्नों की श्रृंखला, जो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं संवैधानिक विकास के प्रश्नों के बारे में। अब हम चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। 1774 में कलकत्ता में स्थापित उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 1774 में कलकत्ता में स्थापित उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 5, 3, 4, 2। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना अति महत्वपूर्ण है। प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आप प्रश्न का उत्तर याद होते हुए भी परीक्षा में गलत कराएंगे। 1774 में कलकत्ता में स्थापित उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 5, 3, 4, 2। हमारा आंसर होगा 4। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रणाली को आरंभ किया था? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल प्रणाली को आरंभ किया था? भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारत सरकार अधिनियम 1909। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। प्रश्न को पहले समझें कि प्रश्न क्या कहता है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल प्रणाली को आरंभ किया था? भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारत सरकार अधिनियम 1909। हमारा आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1909। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारत की विधायिका में शामिल है। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारत की विधायिका में शामिल है गवर्नर जनरल एवं विधानसभा, गवर्नर जनरल राज्य परिषद एवं विधानसभा, गवर्नर जनरल एवं राज्य परिषद और राज्य परिषद एवं विधानसभा। हमारा आंसर होगा राज्य परिषद एवं विधानसभा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा स्वतंत्रता से पूर्व केंद्रीय क्षेत्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना की गई? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा स्वतंत्रता से पूर्व केंद्रीय क्षेत्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना की गई? 1935, 1919, 1909, 1892। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना अति महत्वपूर्ण है और इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा स्वतंत्रता से पूर्व केंद्रीय क्षेत्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना की गई? 1935, 1919, 1909, 1892। हमारा आंसर होगा 1919। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1919 के अधिनियम ने भारत में पहली बार किस व्यवस्था की शुरुआत की? 1919 के अधिनियम ने भारत में पहली बार
किस व्यवस्था की शुरुआत की? वयस्क मताधिकार, संघीय न्यायालय, प्रांतीय स्वायत्तता, प्रत्यक्ष निर्वाचन। प्रश्न पढ़कर उत्तर देने की कोशिश करें। अधिक से अधिक मात्रा में आपके प्रश्नों के उत्तर आने चाहिए, जो कि नहीं आ रहे हैं। 1919 के अधिनियम ने भारत में पहली बार किस व्यवस्था की शुरुआत की? वयस्क मताधिकार, संघीय न्यायालय, प्रांतीय स्वायत्तता, प्रत्यक्ष निर्वाचन। हमारा आंसर होगा वयस्क मताधिकार। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1919 अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या है? उत्तरदायी शासन, प्रांतीय स्वायत्तता, शक्तियों का विभाजन, प्रांतों में दोहरा शासन। हमारा आंसर होगा प्रांतों में दोहरा शासन। अब देखते हैं अगला प्रश्न। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहलाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहलाता है। भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1892 और भारत परिषद अधिनियम 1935। हमारा आंसर होगा भारत परिषद अधिनियम 1919। अब देखते हैं अगला प्रश्न। इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी। ईसाइयों के लिए किस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किया गया? ईसाइयों के लिए किस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किया गया? 1909, 1919, 1935, 1947। हमारा आंसर होगा 1919। अब देखते हैं अगला प्रश्न। भारत सरकार अधिनियम 1919 के कितने विषयों को केंद्रीय सूची संघ सूची में सम्मिलित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1919 के कितने विषयों को केंद्रीय सूची संघ सूची में सम्मिलित किया गया था? 27, 37, 47, 57। हमारा आंसर होगा 47। अब देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय शासन अधिनियम 1935, भारतीय शासन अधिनियम 1935 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा के अंतर्गत गवर्नर जनरल आपात की उद्घोषणा कर सकता था? भारतीय शासन अधिनियम 1935 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा के अंतर्गत गवर्नर जनरल आपात की उद्घोषणा कर सकता था? धारा 41, धारा 102, धारा 126 और धारा 204। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। प्रश्न ध्यान से पढ़ना अति महत्वपूर्ण है। भारतीय शासन अधिनियम 1935 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा के अंतर्गत गवर्नर जनरल आपात की घोषणा कर सकता था? धारा 41, धारा 102, धारा 126, धारा 204। हमारा आंसर होगा धारा 102। अब देखते हैं अगला प्रश्न। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत निम्न में से किस विषय को केंद्रीय विषयों की सूची में शामिल किया गया था? कॉपीराइट, बैंकिंग एवं इंश्योरेंस, मत्स्य पालन, बचत बैंक। हमारा आंसर होगा कॉपीराइट। अब देखते हैं अगला प्रश्न। इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधानसभा
1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली की कुल संख्या के कितने सदस्य निर्वाचित होने का प्रावधान किया गया? 1/3, 5/7, 3/4, 2/3। हमारा आंसर होगा 5/7। अब देखते हैं अगला प्रश्न। भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधान के अंतर्गत विधानसभा में गैर निर्वाचित सरकारी सदस्यों की संख्या थी 32, 40, 26, 28। हमारा आंसर होगा 26। अब देखते हैं अगला प्रश्न। किसने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को असंतोषजनक, निराशाजनक और प्रकाशहीन सूर्य बताया? किसने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को असंतोषजनक, निराशाजनक और प्रकाशहीन सूर्य बताया? गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, डॉक्टर एनी बेसेंट। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। किसने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को असंतोषजनक, निराशाजनक और प्रकाशहीन सूर्य बताया? गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, डॉक्टर एनी बेसेंट। हमारा आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी। भारत शासन अधिनियम 1919 से संबंधित निम्नांकित में से कौन सा युग्म प्रांत का नाम शाही विधानसभा में निर्वाचित क्षेत्रों की संख्या सही सुमेलित नहीं है? आसाम 4, बिहार एवं उड़ीसा 12, संयुक्त प्रांत 16, पंजाब 13। हमारा आंसर होगा पंजाब 13। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय शासन अधिनियम 1919 की विशेषता नहीं है? केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका, प्रत्यक्ष निर्वाचन, केंद्र में द्वैत शासन, केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडलों की विधान निर्माण की शक्ति। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय शासन अधिनियम 1919 की विशेषता नहीं थी? केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका, प्रत्यक्ष निर्वाचन, केंद्र में द्वैत शासन, केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडलों की विधान निर्माण की शक्ति। हमारा आंसर होगा केंद्र में द्वैत शासन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शासन अधिनियम 1919 के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन है? पहली बार एक द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना की गई। इंग्लैंड में भारत के लिए एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। केंद्रीय विधानमंडल में गैर सरकारी निर्वाचित सदस्यों का बहुमत कर दिया गया। गवर्नर जनरल को विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनाया गया। हमारा आंसर होगा गवर्नर जनरल को विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनाया गया। उन्नीस 1935 के अधिनियम की मुख्य विशेषता है प्रांतों में द्वैत शासन, प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन, हाई कमिश्नर की नियुक्ति, प्रांतों में स्वायत्तता। हमारा आंसर होगा प्रांतों में स्वायत्तता। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई 1909 के अधिनियम द्वारा,
1919 के अधिनियम द्वारा, 1935 के अधिनियम द्वारा, भारतीय स्वतंत्रता कानून के अंतर्गत। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई 1909 के अधिनियम द्वारा, 1919 के अधिनियम द्वारा, 1935 के अधिनियम द्वारा, भारतीय स्वतंत्रता कानून के अंतर्गत। हमारा आंसर होगा 1935 के अधिनियम द्वारा। अब चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? 1909 के अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। हमारा आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। ये थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। हम फिर मिलेंगे कल नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।